नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटिव हिस्ट्री के इस मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि हमने पहले वैष्णव या भागवत धर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम एनसीईआरटी की जो 12th क्लास में हिस्ट्री की बुक है उसमें पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सिंधु सभ्यता, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि जो पहले जो क्लासेज वीडियो बनाए उनसे आपको फ़ायदा या बेनिफिट मिला होगा। और अब आगे जो मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसके बारे में, उसका जो चैप्टर है प्राचीन काल का, वो मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका। जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगता है, क्या क्या मैं और इसमें सुधार कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा हड़प्पा सभ्यता ऊपर जो टाइटल लगा हुआ है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में कुछ तो सुना ही होगा कि ये क्या सभ्यता थी, कहाँ पे पनपी थी, कब पनपी थी। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और आप अपने अपने कोई कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हो उनमें भी आपने देखा होगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, ये मिस्र की और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके समकालीन ये सभ्यता थी अपने भारत में जो पनपी थी। जो 1947 से पहले का भारत था, जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक ये पूरे क्षेत्र में ये फैली हुई सभ्यता है। और अभी भी इस पे उत्खनन चल रहे हैं, इसकी खुदाइयाँ हो रही है, इस पे नए नए जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य है वो मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके इसके लिए जो वो चैप्टर लेंगे कि इसकी खोज है वो किसने की थी। सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी खोज का जो कालक्रम है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये इसकी खोज हुई। और पुरातात्विक जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने ये इस सभ्यता की पूरी संपूर्ण विस्तृत जानकारी हमें दी। तो खोज के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम 1826 में साहिवाल पंजाब पाकिस्तान, जो आज के पाकिस्तान में है, सबसे पहले साहिवाल पंजाब पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वर्तमान में, उस क्षेत्र में इसका साक्ष्य मिला था। और किसने दिया था? यह साहिवाल के क्षेत्र में है। और इसका सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन करके एक राइटर थे या ब्रिटिश काल के एक अधिकारी थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। किसने? चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में सबसे पहले हमें अवगत कराया। और इसने इसको क्या समझा भी? इसने सोचा कि ये एक कोई महल है किसी शासक का प्राचीन काल का। तो इसने इसको क्या समझा, ये भी एक पॉइंट है याद रखने योग्य। इसने इसको राजमहल समझा या राजमहल की संज्ञा दी। और ये कब की बात है? यह बात है 1826 की, 1826 की बात है। और फिर इसका लेख था जो 1842 के आसपास इसने जारी किया था। उस लेख का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। 1842 में इसने एक लेख लिखा था, उसमें इस चीज को मेंशन किया था। नरेटिव ऑफ जर्नीज, नरेटिव ऑफ जर्नीज 1842 में इसने एक लेख लिखा था, उसमें इसने इस चीज को मेंशन किया था। और क्या मेंशन किया था कि भैया एक पुराना कोई प्राचीन काल का एक राजमहल है। उसके बाद इसी क्रम में 1800 आगे बढ़ेंगे हम। इसी के आगे कालक्रम में इसका जो और इसके बारे में जिसने जानकारी दी थी वो अलेक्जेंडर बर्न्स ने दी थी। किसने?
अलेक्जेंडर बर्न्स ने इसके बारे में जानकारी दी 1831 में। इसने इसको क्या समझा, इसने इसको किला समझा 1831 में, और इसने क्या समझा, इसको एक प्राचीन किला समझा कि यह भी कोई एक प्राचीन एक किला है। इसके बाद इसी कालक्रम में 1850 में कनिंगम ने, जो आपने नाम सुना होगा कनिंगम ने, इसे टीला समझा। 1850 में कनिंगम नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी था, और इसने क्या समझा इसको, इसने इसको एक टिल्ला समझा, प्राचीन काल का कोई ब्रुज टाइप जो प्राचीन काल में होते थे, इसने इसको एक टिल्ला समझा। और फिर बात आती है 1856 में। आपने एक कहानी सुनी होगी कि 1856 में जब भारत में मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, आधुनिक काल का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जब ट्रेन चलाई जा रही थी, ट्रेनों का विकास भारत में अंग्रेज कर रहे थे, लगभग 1854-55 के आसपास शुरुआत होती है इस चीज़ की। तो 1856 में लाहौर से कराची तक, क्या चीज़ है, 1856 में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस रेलवे लाइन में जो इस टिल्ले के अंदर, जो उस समय इसको टीला समझा गया था, जितने भी ईंटें थी, लगभग पुरातात्विक साक्ष्यों का यह भी कहना है, और जो वर्तमान में जो चल रही है खोज, उनका भी यही कहना कि 1/3 से ज्यादा जो ईंटें थी उस काल की, उस टिल्ले की, वो इन लाइनों में काम में ली गई थी। मतलब इस सभ्यता को हमें और विस्तृत जानकारी मिलती और गहराई से जानकारी मिल सकती थी, लेकिन उसको एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उसको ध्वस्त कर दिया एक प्रकार से अंग्रेजों ने। यह लाहौर से कराची में ट्रेन बिछाई जा रही, पटरियां बिछाई जा रही थी रेलवे लाइन की 1856 में। और अब इसके बारे में हो गया, ये तो एक मोटा मोटी खोज के बारे में, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में, कि इसका नामकरण है वो कैसे हुआ। क्योंकि आपने भी देखा होगा किताबों में, अलग अलग गाइडों में, और इसका नाम है वो हमें अलग अलग मिलता है। तो इसके नामकरण के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इतिहास में एक ये कह लीजिए एक नियम होता है कि जो स्थान पहले पाया जाता है, उसी स्थान के नाम पे उस पूरे सिस्टम का, उस क्षेत्र का नाम है वो रख दिया जाता है। तो ये सबसे पहले कौन सा क्षेत्र मिला था हमें, हड़प्पा क्षेत्र मिला था, हड़प्पा। तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहने लगे, मतलब उस क्षेत्र के आधार पे पूरी सभ्यता का नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और दूसरा एक इसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा, क्योंकि ये इसके लगभग जो इसका जो क्षेत्र है, या इसके इस सभ्यता का जो हमें उद्भव मिलता है वो इसी नदी के किनारे मिलता है। इस कारण इसका नाम है वो सिंधु नदी के पास में होने के कारण, किनारों पे होने के कारण इसका नाम है वो सिंधु सभ्यता रख दिया गया। एक नाम हम और सुनते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आजकल हर एग्जाम में अगर इस पे ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो सिंधु सरस्वती सभ्यता एक नाम चलता है, क्योंकि सरस्वती जो नदी थी उसके ऊपर भी इसके जो क्षेत्र है, इसके स्ट्रक्चर है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और सिंधु सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे बहुत मिलते हैं। तो अब इससे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं। तीसरा नाम है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता।
ये हो गया इसके नामकरण के ऊपर बातें कि भी इसका नाम है वो नामकरण है वो कैसे हुआ। ठीक है, एक दो टॉपिक बताए मैंने आपको, एक तो इसके खोज के बारे में, एक इसके नामकरण के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसका काल निर्धारण, क्योंकि आपने गाइडों में, बुकों में, अलग अलग किताबों में आपने देखा होगा कि जो इसका कालक्रम है उसके बारे में हमें एक अलग अलग सिस्टम, अलग अलग वो जो डेट है, तारीख है, जो सन है वो देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, एक मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर इसका जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक मोटा मोटी काल इसका कालक्रम है। मोटा मोटी कालक्रम क्या माना जाता है इसका, 6000 बीसी से 1300 बीसी, ये माना जाता है। यानी 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का इसका जो कालक्रम है वो माना जाता है। और ये तो हो गई इसकी स्टार्टिंग, जहां इसका उद्भव हुआ है वहां से माना जाता है। यह भी कोई एग्जैक्ट नहीं है कि यही है, क्योंकि कुछ स्थानों पे हम देखते हैं कि 7000 से 8000 ईसा पूर्व तक का भी जो रेडियो कार्बन पत्ती है, उससे जो आजकल भूवैज्ञानिक यूज करके देखते हैं, तो उससे पार भी, मतलब 6000 से पार भी इसकी वो अवधि है वो जा रही है। तो ये एक मोटा मोटी है जो इसको माना गया है। और दूसरा, अब 6000 ईसा पूर्व से लेके और लगभग 2600 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व तक, ये इसका प्रारंभिक काल था, यानी उद्भव का काल था। ये ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ तक। इसके बाद यह धीरे धीरे शहरीकरण में तब्दील होती जाती है। तो 6000 से 2600 बीसी तक का इसका प्रारंभिक काल माना जाता है। प्रारंभिक काल माना जाता है। और इसके बाद फिर इसका परिपक्व काल है वो, उसके बारे में हम देखते हैं। परिपक्व काल है वो उसका, परिपक्व काल वो 2600 बीसी से लेके, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक इसका परिपक्व काल, यानी ये अब शहरों में तब्दील हो गई थी और एक विकसित सभ्यता है वो बन गई थी। ये काल इसका 2600 से 1900 तक का माना जाता है। और एक जो रेडियो कार्बन पद्धति है, इसके बारे में आपने सुना होगा। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार, रेडियो कार्बन पद्धति, इसके अनुसार इसका कालक्रम है वो 2750 बीसी से लेके लगभग 1750 बीसी तक का माना जाता है रेडियो कार्बन पद्धति से। ये अलग अलग बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है सवाल वो हमेशा ही, तो इसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये तो हो गया इसका परिपक्व काल और ये रेडियो कार्बन पद्धति का। इसके बाद इसका यह सभ्यता जो उत्तर काल में, यानी परिपक्व के बाद का जो काल है उत्तर काल, उत्तर काल जहां इस सभ्यता का धीरे धीरे अब विनाश होने लगा था। विनाश है वो कोई एक दिन में तो होता नहीं, वो भी अपने टाइम धीरे धीरे कई सालों में, कई सैकड़ों सालों में धीरे धीरे उसका विनाश होता है। तो इसका जो उत्तर काल कहते हैं, इसको हम उत्तर काल है वो इसका लगभग 1750 से लेके 1300 कह लो, या यहाँ पर आप 1900 भी कर सकते हो।
1900 से 1300 ईसा पूर्व तक का इसका मतलब कहते हैं कि यहाँ तक आते आते इस सभ्यता का वो विनाश हो गया था। ये जान लिया हमने 3 चीजों के बारे में, एक इसकी खोज के बारे में, और एक इसका नामकरण के बारे में, और तीसरा इसका काल निर्धारण के बारे में जान लिया हमने।